बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम से थिएटर में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ़। वीक का आगाज़, दिन का आगाज़ कोशिश कीजिए अल्लाह ताला के नाम से करें तो यकीन माने आपके बहुत सारे मुश्किल काम खुद ब खुद आसान होना शुरू हो जाते हैं। एक छोटी सी रूटीन बना लें, अगर आप कोशिश करें कि दिन का आगाज़ आप दरूद पाक पढ़ कर करें तो इंशाल्लाह आपके तमाम बिगड़े काम खुद ब खुद बन जाएंगे और दिन भी अच्छा रहेगा, काम भी अच्छे रहेंगे, रिज़ल्ट भी अच्छे मिलेंगे। सो नाज़रीन, हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं जी। हमारा पहला सेगमेंट होता है एक दिन एक नेकी। अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आज हमारे अल्लाह हमसे नाराज़ हैं। आज हमारे अल्लाह हमसे नाराज़ हैं। देखिए कितनी बड़ी आफत आई है मुसलमानों पर, ख़ुसूसन पाकिस्तानियों पर। तो इसका तकाज़ा तो ये था कि हमारी मस्जिदें नमाजियों से भर जाती, लेकिन अल्लाह की कसम, बजाय नमाजियों में इजाफ़ा होने के नमाजियों में कमी आ रही है। जब तक हम तौबा नहीं करेंगे, वक़ुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करो। जब तक हम इज्तिमाई तौबा नहीं करेंगे तब तक अल्लाह हमसे नाराज़ ही रहेंगे। इसलिए मैं अपने वज़ीर आज़म साहब से इल्तिमास करूँगा, उम्मत को इज्तिमाई तौबा पे लगा दें, मदद भी करें और ये भी कहें यार तौबा करो। अल्लाह मुझे भी आपको भी सच्ची तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। और यकीन माने अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है कि उसका बंदा उससे तौबा करे, अस्तग़फ़िरुल्लाह करे, माफ़ी मांगे। तो बेशक अल्लाह ताला रहीम है, आपके तमाम गुनाह माफ़ फरमा देगा। आगे बढ़ते हैं, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ बढ़ते हैं जी। सबसे पहले वज़ीर आज़म का घरेलू सारिफीन को रिलीफ देने का फ़ैसला वापस ले लिया गया। साबिक़ खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज़ की बरसी। बेगम कुलसूम नवाज़ को बिछड़े 4 बरस बीत गए। और वज़ीर आला पंजाब की सारी नजरे करम आखिर गुजरात पर ही क्यों। और शहर में डेंगू के एक के बाद एक मरीज सामने आने लगे। सो ये हैं तमाम तर खबरें जो कि आज हमने डिस्कस करनी है। और थैंक गॉड आज शाहिद सिप्रा साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, क्योंकि रास्ते में आते हुए जो चीज़ें मैं विजिट करके आई हूँ, तो शाहिद सिप्रा साहब ना भी होते तो हमने ज़रूर इनको टेलीफोन कॉल पे लेना था। आज की लीड स्टोरी भी शाहिद सिप्रा साहब की है और उनके साथ अली साई साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। चलिए जी, सिप्रा साहब की तरफ ही आ जाते हैं। और पहले मुझे ये मंतक समझनी है, लेकिन खबर क्या है मैं आपसे वो शेयर कर दूँ जी। बिजली के बिलों पर रिलीफ खत्म, कभी रिलीफ और कभी रिलीफ खत्म। ये लीड स्टोरी जो है शाहिद सिप्रा साहब के हाथ ऐसी बीट आ गई है, तो मैं समझ रही हूँ कि बस कभी जब रिलीफ देंगे तो रिलीफ की खबर, जब कभी रिलीफ खत्म तो लीड तो छप ही जाएगी। बाद में लोगों के साथ क्या हो रहा है वो तो छोड़ ही दे। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दोबारा वसूली का फैसला कर लिया गया है। मतलब मजाक है शाहिद सिप्रा साहब, ये सीरियसली? ये तो हम वैसे नहीं है ना। ये है, सबसे पहले ये है कि सिप्रा साहब से हमने कोई फेवर नहीं किया। हाँ। हमने अपने बिल पूरे अदा किए। हाँ। नहीं तो हमें ये होना था कि अब जो पहले बचत की थी वो दोबारा ऐड होके तो ज्यादा खतरनाक चीज थी। बिल्कुल अब सिप्रा साहब जाने और जिनकी अच्छा, तो जिन लोगों को पहले रिलीफ मिला उनके साथ क्या सलूक होगा? उनके भी ऐड ऑन हो गए ना अगले बिल में। अंदाजा करें जी शाहिद सिप्रा साहब, बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो मेरी समझ से बाहर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अनाउंसमेंट करें, उसके बाद वफाकी वज़ीर उसकी गहराई में जाकर तशरीह करें कि किस तरह रिलीफ दिया जाएगा, और फिर पावर डिवीजन आवाम के साथ मजाक करें, पावर डिवीजन उसका नोटिफिकेशन करे कि 200 यूनिट्स तक हमने ख़त्म कर दिया। उसके बाद एक और नोटिफिकेशन हो जाए कि 300 यूनिट्स तक भी ख़त्म कर दिया है। चूँकि जून में जो आपकी फ्यूल प्राइस आई थी वो मुल्क की तारीख की सबसे ज़्यादा सी, 9 रुपये 89 पैसे फी यूनिट था, और भारी भरकम बिल लोगों को आए। साथ में बेस टैरिफ चेंज हुआ, 7 रुपये 90 पैसे जो है वो जब इम्प्लीमेंट हुआ तो उसकी वजह से बिलों के जो आप कहें कि उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा।
अब देखें उस वक्त एहतजाज हो रहे थे, आपने भी देखा, अभी भी हैं लोग, जिस तरह आप जिक्र कर रही हैं अपने इंट्रो में कि लोग लेस्को के दफातर के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, बैठ हैं। क्या वजह है कि उनकी ताकत ही नहीं है कि वो बिल सबमिट करवा सके। जिसका बिल 5-6 हज़ार आता था, इस वक्त वो 15-16 हज़ार है। जो 15-16 पे था वो 30-40,000 पे चला गया। ऑलमोस्ट 60 to 70% जो बिल्स हैं वो लोगों के बढ़ गए हैं। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंसमेंट की कि हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, तो ख़त्म करने के बाद एक दोबारा आपके वफाकी वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि हम लोगों ने ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो ख़त्म की थी, ये तमाम सरचार्ज वापस लेना है। और फिर क्या सहूलत क्या दे रहे हैं जी, 6 इकसात की सूरत में हम वापस लेंगे, माह अक्टूबर से शुरू करेंगे और मार्च तक, आइंदा साल मार्च तक इसकी वसूली को मुकम्मल किया जाएगा। यानी कि 9 रुपये रिलीफ होता था वो नहीं होगा। हाँ, 9 रुपये 89 पैसे को आप 6 पर तकसीम करके उसके बाद इसकी वसूली को मुमकिन बनाएंगे। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती वफाकी हुकूमत को ये कौन से मुशीर हैं, क्या मशवरा देते हैं। अगर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वसूल ही करनी थी और सिर्फ मुजाहिरों और जो एहतजाज का रास्ता लोगों ने, ताजरों ने, सब ने अपना रखा था, उससे ही निकलना था, तो उसका ये दूसरा हल भी बड़ा आसान था कि आप उसी वक्त एक साथ अनाउंस कर देते और आपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को और आईटी जो डिपार्टमेंट है लेस्को में दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, उनको कहते हैं कि ये 7 या 5 या 4 एक साथ जो हैं वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट फीड कर दे। आइंदा 6 महीने में ऑटोमेटिकली इनके बिल्स में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हम चार्ज कर लें। शिवराज साहब आप कहते हैं कि रिलीफ दे रहे हैं। शिवराज साहब हमको ये बता दें कि जिन्होंने पे किए हैं उनके साथ तो नहीं ये आएगा, जिन्होंने पे कर दिया और नहीं, जिन्होंने पूरा पे किया वो तो ठीक है, जिन्होंने जिनके माइनस हमारे बिल में भी लग के आ जाए। नहीं आता, देखे ना आपने पे कर दिया, अब इतना भी नहीं है कि दोबारा लग के आ जाए। क्या पता है पहले अनाउंस किया था कि आपका सही हो जाएगा, फिर भी आम आवाम की बात कर मैं ये कहता हूँ ये उन लोगों के लिए है को समझ है कि कभी टैरिफ बदल गया, कभी फ्यूल एडजस्टमेंट हो गई, कभी मुजाहरे हो गए। सिपरा साहब की तो रोज 12 बजे में बड़ा अच्छा फैसला भी हो जाता है, टॉप स्टोरी भी छप जाती है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कम से कम सिपरा साहब को घर में भाभी बिल उठा के नहीं कहती होंगी बिल इतना ज्यादा क्यों आ गया। आप सारी चीजें खुद अंडरस्टैंड करते हैं, चीजें समझते भी हैं। हर घर में ये मसला है, लोग बिल पकड़ के डिस्कस कर रहे हैं। जहाँ पे शिफ्ट हुए ना वहाँ पे लोड शेडिंग ज्यादा थी। शिप्रा साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कोई नहीं, तेरा और मेरा फीडर एक ही है, अब हम ठीक करवा लेंगे। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि जितनी लोड शेडिंग ज्यादा होनी चाहिए। ब्लेसिंग है, लोड शेडिंग होना भी एक्चुअली अब ब्लेसिंग है। जितनी लाइट जाएगी मेरे ख्याल से उतनी आपकी बिजली कम इस्तेमाल होगी, उतना ही आपकी जान। देखें, लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि लोगों को बिजली का इस्तेमाल जो है अब सोच समझ के करना होगा। मुझे साई साहब ने भी तनकीद का निशाना बनाया था, आपने साथ उनका दिया था। लेकिन अब देखिएगा कि यही सितंबर अब जिसमें बिलिंग हो रही है, इसमें जो लोगों को बिल्स आ रहे हैं अब लाइनें लगना शुरू हो गई हैं। देखिए इतनी महंगी अब बिजली, आपका बुनियादी टैरिफ इतना महंगा हो गया, उसके साथ टैक्सेस इस कदर हो गए कि बिल अदा करना मुश्किल है। मैं इस पे आ जाता हूँ कि आप गवर्नमेंट एक रिलीफ दे रही है, आपने इतनी बड़ी प्रैक्टिस की कि आपने दोबारा बिल जो है अपनी कंपनियों से दोबारा प्रिंट करवाया, उसमें से फ्यूल एडजस्टमेंट ख़त्म करवाया, फिर सार्फिन से कहा कि वो अपना बिल का प्रिंट लें, प्रिंट लेने के बाद सबमिट करवाएं, बैंक्स को आपने लिखा कि वो कटिंग वाला बिल ले सकते हैं। लोगों की लाइनें लगी, 4-4, 3-3 घंटे लोग लाइन में लग के अपना बिल जो है उसकी कटौती करवा के उन्होंने सबमिट करवाया। इतनी प्रैक्टिस का क्या फायदा हुआ कि आज फिर आप जीरो पे खड़े हैं कि आपने ये 9 रुपये 89 पैसे के हिसाब से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो जून में रिलीफ की मद में आप निकाला गया था, ये आपने वापस देना है। गो कि आपने 6 एक साथ की सूरत में देना है, लेकिन इसकी पेमेंट तो करनी है। अच्छा, मुझे ये कल आपके वफाकी वज़ीर पावर डिवीजन गेपको में शायद थे, वहाँ कह रहे थे कि अक्टूबर में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कम हो जाएगी। भाई ठीक है, मान लिया, उस वक्त कंजम्पशन भी कम हो जाएगी, जनरेशन भी आप कम कर देंगे। 1 रुपया 1.5 रुपया भी अगर फ्यूल प्राइस फॉर एग्जांपल आ जाती है तो 1.5-पौने-2 रुपए तो ये भी मिल जाएगी। 3-4 रुपया फिर भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ठहरेगी, तो फिर आप सर्दियों के बिल्स किस तरह कहेंगे कम हो जाएंगे। इसलिए मेरे ख्याल में, मैं जो पहले कहा था कि अब सार्फिन को सोच समझ कर बिजली का इस्तेमाल करना है उससे निकलने के लिए। अदरवाइज ये भारी भरकम बिल्स हैं या ये आवाम का मुकद्दर बन चुके हैं, इससे निकलना इससे बड़ा मुश्किल है। जनरेशन आपकी सारी इंपोर्टेड ऑयल पे है, इंपोर्टेड LNG पे है, इंपोर्टेड कोयले पे है। शिप्रा साहब का मशवरा यही है, जिस तरह पिछली गवर्नमेंट नहीं कहती थी कि टमाटर शार्ट नहीं, पिछली गवर्नमेंट से ना मिला है मुझे, मैं माजरत चाहता हूँ जी। नहीं जी, मैं अगर साई साहब को मेरी बात बुरी लगी है तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन पिछली गवर्नमेंट के साथ काम कम मुझे ना मिला है। बरादराना मशवरा जिसे कहते हैं ना कि बिजली का इस्तेमाल। आपको याद है टमाटर महंगे हुए थे, मेरा काम है कंज्यूमर्स को बताना, पब्लिक को आगाह करना कि ये भारी भरकम बिल जो आपकी जेबों पर बोझ है, ये उस वक्त कम होंगे
कि आप इसका इस्तेमाल ठीक करेंगे। अदरवाइज हुकूमतों की तरफ ना देखें, चाहे मादी की हुकूमत हो, चाहे मौजूदा गवर्नमेंट हो, लेकिन ये इनका हल नहीं है। इसका हल सिर्फ यही है कि आपने अपनी कंजम्पशन को महदूद करना है, आपने घरों में जो बिजली का इस्तेमाल है इसको कम करना है। आप हुकूमत की तरफ देखते रहेंगे या उनकी तरफ देखेंगे, कोई रिलीफ नहीं है, कहीं से कोई फायदा नहीं होने वाला। ऐसी सोच समझ के चला लेंगे। आपका फ्रिज हर रोज ही चलना है, बेसिक बुनियादी चीजें जो घर में है ना, इस्त्री चलनी है, पंखे चलने हैं, आपकी वॉशिंग मशीन आप 1-2 दिन बाद अगर कपड़े धो रहे हैं वो आपकी चलनी है। फिर आपके अगर पानी की मोटर का इस्तेमाल है, कहाँ चले जाए लोग? नहीं, कुछ आसाइश भी है ना। अच्छा, इसमें क्या है? अच्छा, इस पे भी आ जाते हैं। आसाइश क्या है? अच्छा, मैं आ रहा हूँ, आसाइश पे ही आ रहा हूँ, आसाइश पे ही आ रहा हूँ। इस्त्री ना करें कपड़े। अच्छा, ठहरे ना, अब इस्त्री आसाइश तो नहीं है ना साईं साहब। जहाँ से आप इस्त्री करवाते हैं मुझे पता है, साईं साहब जहाँ से आप इस्त्री करवाते हैं मुझे पता है। मैं आसाइश पे आता हूँ। आसाइश जो लोग इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि एक एसी आप चला लेते हैं। अगर आप एक एसी को भी सिर्फ रात को अगर आप एक एसी को आसाइश कहते हैं तो ये कोई आसाइश नहीं है। और एक एसी के साथ आपका बिल 30-35 हज़ार रुपये आए तो ये अफोर्डेबल नहीं है। बिल्कुल नहीं है ना। आप इस बात को मान रहे, ये कोई आसाइश नहीं है। हम कहें कि और हुकूमत कहे कि हमें ये करना है, ये करना, इससे नहीं है। सिर्फ आप बुनियादी टैरिफ को चेंज करें, उसको कम करें, बिजली की कीमतों को कम करें, टैक्सेस को कम करें, या फिर बिजली का इस्तेमाल कम करें। अदरवाइज कोई नहीं हाल। मैं तो बड़े आसान अल्फाज में कह रहा हूँ, हुकूमत ने कुछ नहीं करना। अब जो करना है आवाम ने करना है, और आवाम खुद देख ले क्या करना है। ये बता दें, मैं आम सारिफ की एक बात करूँ। कल मेरे घर इलेक्ट्रिशियन आया जो कह रहे हैं जी एक पंखा चलता है मेरे एक पोर्शन में और उसका 7,000 रुपया बिल है। अब वो बेचारा जहाँ उसकी बीवी कपड़े सीती है लोगों के, और वो मशीन दूसरी इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करती है, हाथ से कपड़े सी रही है, हाथ वाली मशीन का इस्तेमाल कर रही है। यही वजह है कि बिजली बचानी है। उसके बावजूद अगर उसको टैक्स इतने पड़ गए हैं कि उसका बुनियादी बिल भी उतना नहीं है, फिर किसका कसूर है? शायद सिप्रा साहब बात सुने। अभी मेरे जो कैमरामैन भाई हैं वो कह रहे थे कि मेरा एक पंखे का 10,000 बिल है। पिछले साल क्या करें लोग? बुनियादी बिल जितनी बिजली इस्तेमाल किया उससे ज्यादा टैक्स है। आसाइशें आप पता नहीं किस चीज को आसाइश बनाया हुआ है। एक एसी को भी आसाइश नहीं। जिनके पास आसाइशें हैं उनको मसला ही नहीं बिल का। मसला तो गरीब। मैं तो मतवसत तबके की बात कर रहा हूँ जो एक एसी इस्तेमाल करने वाले हैं। आपने किसी अमीर आदमी को लाइन में लगा देखा है? वहाँ पे जो लाइनें लगी हैं वहाँ पे कोई गाड़ी मैंने देखा गुलबर्ग में। भैया बिल चोरी करते होंगे। मैंने देखा है। उनको मसला कोई नहीं। मैंने बड़ी गाड़ियों पे आते हुए लोगों को देखा है। उनको मसला मैं आपको बताता हूँ क्यों देखा है। मैं आपको बताता हूँ, जिसका लाख रुपया बिल आया उसको साथ में कोई 35-40 हज़ार रुपया फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगी हुई है। अब वो चाहे गाड़ी पे आया है, उसको पता है कि मेरा लाख की तो मैंने बिजली इस्तेमाल की है, तो 45 हज़ार में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। सिप्रा साहब ने मशवरा दिया था कि बिजली कम इस्तेमाल करें। आप यकीन करें, आखिरी हाल यही है। मैंने सारे बिल सिप्रा साहब को दिखा देता हूँ। मेरे पिछले साल की निस्बत हर बिल में 100-150 यूनिट कम है। अब मुझे बताएं इससे ज्यादा हम क्या बचत करें? लेकिन बात फिर वही है कि बिजली कम इस्तेमाल करें। मैं एग्री करती हूँ। आज मैं सीरियसली ऑनेस्टली आपकी बात से एग्री कर रही हूँ। वाकई हमारे ऊपर रहम किसी को नहीं आने वाला, आम आवाम के ऊपर रहम किसी को नहीं आने वाला। तो फिर ये मशवरा जो है ये मुफ्त है। आपके थोड़ा सा बिल भी कम हो जाएगा अगर आप खुद बचत करेंगे। सिप्रा साहब कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम के लिए इस तरह दुआएं करें, वो नहीं खेलेंगे। यही हिसाब इनका है कि मैंने ये बात छेड़ी नहीं, लेकिन साई साहब आप इधर आ गए। बता दें हुकूमत का क्या इसका हल है? हमें तो कुछ नहीं, हमारी तो मुतलका भीड़ नहीं जनाब। आपने पिछले महीने आपने साई साहब आप देखें पिछले महीने कंज्यूमर उनको आप मशवरा दे दें। सिप्रा साहब सुने ना, सिप्रा साहब मशवरा दे दें। आपने पिछले महीने कि आपने बिजली किस तरह कम इस्तेमाल की है, लोगों को बता दें। लोगों को बता दें। पिछले महीने जनाब की लीड छपी थी कि फ्यूल एडजस्टमेंट हो गई है, लोगों के बिल कम हो रहे हैं, लाइनें लगना बंद हो गई हैं। सही साहब, आपको मेरी लीड से इशू है या मेरे यूनिट से इशू है? और आज आपने लीड छपवाई है कि वो जी खत्म हो गई है। सिप्रा साहब इस तरह ना करें, हमें कुछ आप हल बताएं ना। ये हुकूमत की मेहरबानी है सिप्रा साहब पे कि वो धड़ाधड़ फैसले बदल रहे हैं। कभी तकलीफ तो शायद सिप्रा साहब की खबरें ऐसी नहीं है। हम दोनों को ये बताते हैं कि बिजली कम इस्तेमाल। सिप्रा साहब हौसला रखे, पानी पिए। ये लीड मेरे ख्याल से सर्दियों तक इनकी छपती रहनी है। जो अभी सर्दियों में गैस मैंने तो कहा है लोड शेडिंग हुई है गैस की, मेरा ख्याल है शुरू नहीं, टैरिफ चेंज होगा। तो ये हिस्सा फिर आपके लिए मुख्तस कर लिया जाए। नवीद चौधरी साहब को हम कह देते हैं कि इसको नहीं आपने छेड़ा। साई साहब अगर मैं कह रहा हूँ कि इसका हल कम बिजली का इस्तेमाल है, साई साहब के पास कोई और हल है तो बता। कर रहे हैं कम इस्तेमाल, और क्या बिल तो फिर देखें हुकूमत ने बढ़ाया ना, हुकूमत को मशवरा दें कैमरे में देख के हुकूमत क्या करे। आज एग्री कर लें कि बिजली कम इस्तेमाल, हुकूमत को मशवरा दें। कम इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आपको बिल दिखा दूंगा। मेरा तो हर महीने 150-200 यूनिट कम इस्तेमाल हो रहा है। सिप्रा साहब ने मुझे बताया था, आपको
आपको भी बताया था कि एसी एक इस्तेमाल करें, वो पंखे ज़्यादा ना चलाएं, लाइटें ज़्यादा नहीं जलनी चाहिए, इस्त्री घर में बिल्कुल ना चलाएं, फ्रिज बंद कर दें, जब गोश्त हो तो तब ऑन कर लें। कह रहे हैं ना, अच्छा मैं एक मिनट मिनट मुझे दे, कह रहे हैं कि 150 यूनिट आपने कम इस्तेमाल किया, 8 रुपए यूनिट का रेट पड़ा, 800 और साथ में आप देखें कोई 1200 रुपया वो बच गया, 17% इस पे टैक्स लगा है, बिल्कुल कोई 1700-1800 रुपया बन गया, इतना बन गया, ठीक है। फ्यूल प्राइस भी कुछ बच गए इनके 150 पे। मुझे बताएं, मैंने इनको मशवरा दे के इनका 2000 महीने का बचाया, तो ये अभी भी मेरे खिलाफ है, अभी मुझे निशाना बना रहे बात मान ली है, बिल डबल हो गया ना, बिल डबल हो गया। तो ये हुकूमत ने किया, मैं वही तो कह रहा हूँ। आपकी तो उनके पास जो हल था, उनके पास जो हल था उन्होंने बता दिया कि जी इसका वाहिद एक यही हल है कि आपने बिजली कम इस्तेमाल करनी है। और जो लोग लोड शेडिंग की वजह से परेशान हैं वो इसको मेरे ख्याल से ब्लेसिंग समझे, जितनी लाइट जाएगी आपकी बिजली उतनी कम इस्तेमाल होगी, किसी को रहम नहीं आने वाला। आपने महंगाई से जान छुड़ानी है तो खुद बचत करें, अपनी चीज़ों को खुद मैनेज करें, अदरवाइज कहीं से आपके लिए कोई हेल्प नहीं होगी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद कहेंगे। खबर हमारे पास क्या है जी, साबिक खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज की बरसी। बेगम कुलसूम नवाज को बिछड़े 4 बरस बीत गए। सबसे पहले तो उनकी बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआ है। उनका सियासी बसीरत बिलाशुबा इसके सभी मोतरफ भी हैं। शायद से प्रसाद क्या बिल्कुल आपने ठीक कहा। सबसे पहले तो मरहुमा के हमें इसाले सवाब के लिए दुआ मग़फ़िरत करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। दूसरा, 3 दफ़ा खातून अव्वल का एजाज़ उनके हिस्से में आया। उनका जो सियासी काविशें हैं, जो जिद्दोजहद है, आज भी देखें सुनहरी रूप में लिखी जाती है कि उन्होंने किस तरह कोशिश की। और बिलखसूस जब आमरीत का दौर है, जब डिक्टेटरशिप जिसमें आए, जिसमें जिलावतनी काटनी पड़ी शरीफ ख़ानदान को, उसमें उनका जो किरदार रहा, खुद मतलब उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में पार्टी को संभालना, ऐसे में आप इतनी बड़ी जमात को आगे लेकर चलना कि जब आपके साथ आपके जो घर वाले हैं वो यहाँ ना हों, वो जिला वतनी में हूँ, तो मेरे ख्याल में ये उनकी बहुत बड़ी काविशें जिनको मुस्लिम लीग नवाज़ आज याद भी करती है। देखो उनकी जितनी लीडरशिप है, सीनियर लोग हैं जो उनके साथ रहे, जो काम करते रहे, आज उनको खराज तहसीन पेश करें। बिल्कुल ऐसे ही है साई साहब। बिल्कुल ना, देखें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने जिस तरह पार्टी चलाई, वो तो एक खुल के पूरी सियासत कर रही थी। बिल्कुल। लेकिन कुलसूम नवाज जो थी वो हमेशा एक घर में रही और उन्होंने इस तरह सियासत में हिस्सा नहीं लिया जिस तरह बेनजीर भुट्टो शहीद ने हिस्सा लिया। लेकिन जो वो दौर था नून लीग पे बड़ा मुश्किल दौर था, आमरीत का दौर था, तब पूरी इनकी लीडरशिप जो थी वो बाहर थी। तो बीबी कुलसूम नवाज ने जिस तरह उस दौर में नून लीग को स्टैंड किए रखा, मैं इस बात का ख़ुद ऐनी शाहिद हूँ कि एक टाइम था कि नून लीग के पास वो बंदे इकट्ठे नहीं हो रहे थे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें प्रेस क्लब में। मैं वहाँ पे, मुझे तब वो ख्वाजा इमरान नज़ीर बड़े एक्टिव थे, नए नए वो सियासत में आए थे, तो मैं इनके साथ वहाँ पे था वो प्रेस क्लब में, तो इनके पास 20 बंदे इकट्ठे नहीं हो रहे थे। लेकिन कुलसूम नवाज ने जिस तरह वो तमाम इरा को मैनेज किया, बेहतर तरीके से अपनी सियासी बसीरत के साथ चीज़ों को लेके आगे चली। आज भी नून लीग उनकी इन तमाम कायदाना सलाहियतों की मोतरफ है। उस वक्त आपको पता है सिर्फ हमज़ा नवाज़ और कुलसूम नवाज थे जो पूरे पाकिस्तान में और पंजाब में नून लीग को लेके आगे चली, और फिर बड़े अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मैनेज किया और फिर मामला तय हुए। जाता है कि उस दौर में भी किस तरह चीज़ों को उन्होंने डील किया, टैकल किया, मुश्किलात बर्दाश्त की, और एक वो ख़तून जो सियासत में इस तरह खुल के हिस्सा नहीं ले रही थी लेकिन इसके बावजूद अपनी सारी पार्टी को लेके साथ चली, और आज जो है वो नून लीग उन्हीं की वजह से इस तरह आगे चल रही है। बिलाशुबा आपने सही कहा जी। हम अगली खबर की तरफ अब बढ़ते हैं जी। हमारी अगली खबर कौन सी है, उसकी तरफ आ जाते हैं जी। वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम तब्दील कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की सारी नजर करम आखिरकार गुजरात पर क्यों? शाहिद सिपरा साहब, खबर ये नहीं थी, खबर है जी गुजरात पर मैंने कहा आखिरकार क्यों? देखिए वहीं के रहने वाले हैं, वहीं से इलेक्शन करना है, वहीं की सियासत करनी है। तो हमारे वजीर आला नहीं है वो? नहीं, इस वक्त वो गुजरात के ही लग रहे हैं वजीर आला। जो हालात चल रहे हैं कि आप एक हॉस्पिटल है माजी में बना, उसकी इनाग्रेशन किसी और ने की, तख्ती कोई और लगी, और आज आपने अचानक एक नोटिफिकेशन के जरिए उसको चेंज कर दिया कि अपने नाम पे कर लिया कि मैं एक बड़ा इंस्टीट्यूट है। ठीक है, अवामी फलाह के मंसूबे होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट आए बनाने चाहिए। चौधरी साहब ने खुद भी बड़े अच्छे से प्रोजेक्ट्स बनाए जिनकी आज तारीफ होती है, जिसमें रेस्क्यू डबल 122 जो है वो सर फहरिस्त है। पेट्रोलिंग पुलिस आपका ये ट्रैफिक वार्डन का भी शायद प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने
अच्छा, ये अपने प्रोजेक्ट्स या अपने मंसूबे जो हैं उन तक रहें, और इस तरह की तख्ती लगाना मेरे ख्याल में इतने बड़े लीडर जो हैं उनको ये जेब नहीं देता था कि आप एक इंस्टीट्यूट या एक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है या कोई बिल्डिंग है, कोई इमारत है, कोई कॉम्प्लेक्स है, उसका नाम चेंज करके आप अपने नाम पर रख लें। आप सीएम है ना, आप अपने इलाके में एक और बनवा लें, इसकी तो किसी और का संग बुनियाद रख शहबाज लें। शरीफ साहब पर बज़ाहिर चीजें करते हैं, तख्तियां लगाने वाले काम वो करते हैं। नहीं ये नहीं, है ना, शहबाज शरीफ वो साहब पर है। करते थे ना, वो जो मंसूबे बनाते थे उस पे लगाते थे कि उनकी तख्ती। मैंने देखा है कि पिछले दौर में भी मैं एक्साइज के दफ्तर में जाता हूँ, वहाँ पे एक बिल्डिंग है, वो नून लीग के दौर में बनी, पहले उनकी तख्ती लगी हुई थी, फिर पीटीआई के दौर में उसका दोबारा इनॉग्रेशन हुआ, वो तख्ती उतार के ऊपर इनकी लग गई। तख्ती लगाने से क्या होता है, फर्क वहाँ क्या पे पड़ता है? फ़र्क क्या पड़ता है? वहाँ वजीराबाद इंस्टीट्यूट रह जाए या परवेज़ लाई इंस्टीट्यूट रह जाए, आप देखें आप पब्लिक के लिए क्या सर्विसेज हैं आपकी, क्या आप उसी दिन हम डिस्कस कर सवाल रहे थे, तो ये ना कि अद्वियात अंदर आप नहीं मिलती। लोगों को फैसिलिटेट कैसे कर रहे हैं, बीमारों का इलाज कैसे हो रहा है, क्या उनको मुफ्त अद्वियात मिल रही है, फिर तो क्रेडिट आपके साथ जाता है। सारी मशीनें ख़राब हैं, लिफ्ट ख़राब है, अद्वियात नहीं मिल रही। ये तो आपके जो मरकज़ी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे सारी चीज़ें इस तरह की चल रही हैं। नाम बदलने से क्या होगा? आप पूरे पाकिस्तान का नाम परवेज़ लाई रख दें, ऐसे ही है। इससे क्या होगा? आपकी जो मेन काम है वो आप कर नहीं रहे, उस पर फोकस नहीं कर रहे। देखें, आपने इलेक्शन लड़ना है ना, लोगों को साथ मिलाना है कि वोट बैंक आपका बढ़े या आपके साथ लोग खड़े हों, तो उसका वाहिद हल है कि यही इंस्टीट्यूट रहता, यही हॉस्पिटल रहता, आप इसमें कोई ऐसे इंसेंटिव्स देते, इस तरह अद्वियात फराहम करते, upgradation इलाज करते। मुआवजे की अपग्रेडेशन सवाल तो ये करते। पैदा होता है कि अंदर हाँ। आने वाले लोगों को फैसिलिटेट चलिए, कैसे करें। आप नाम चेंज करने से क्या है, लोगों को नहीं पता कि ये कब बना था, किसने इसकी इनॉग्रेशन की थी, और उसके बाद अचानक आप जो है एक नोटिफिकेशन जो अब आया भी हुआ है, सबके मोबाइल्स में वो मौजूद है, तो उसके जरिए आपने इसका नाम चेंज कर लिया। इसलिए मेरे ख्याल में अमली काम करने की जरूरत है। आवाम साथ उस वक्त खड़ी होती है जब आप प्रैक्टिकल काम करते अमली हैं, काम जब सारे उनके गुजरात में ख्वाब चल अच्छा, रहे हैं। आपने देखें- गुजरात का जिक्र किया, मुझे एक चीज समझा दे। पिछले दिनों अली रामे ने खबर दी थी कि इतने फंड्स गुजरात के लिए 37 अरब मुख्तस के कर दिए गए हैं मंजूरी। तो क्या सिर्फ वोट बैंक इनका गुजरात के गिर्द घूम रहा अना है, देखे बाकी ना, और किसी शहर से नहीं? अना दो तीन चीज़ें चलती हैं ना, ये हमारे पास ये पार्टियां चलती हैं, कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि नून लीग जो है पंजाब में डोमिनेट करती है, पीपल्स पार्टी सिंध में डोमिनेट करती है, पीटीआई जो है वो केपीके के में में तो मेरा ख्याल है काफ लीग जो है गुजरात में करती है। तो इसलिए कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हमारी 5, 4, 10 सीटें आती हैं पूरे पंजाब में से, उसमें ज़्यादा फोकस होता है गुजरात पे। सही। अब गुजरात में भी आपको पता है कि चौधरी शुजात साहब की अपनी वहाँ पे एक फ़ैन फॉलोइंग है, उनके अपने वोटर्स हैं। चौधरी साहब अब कोशिश कर रहे हैं कि सारे फंड्स वहाँ पे लगा के लोगों को फैसिलिटेट कर लें रातों रात। अच्छा, जितनी जल्दी चलिए हो सारे सकता है। फंड्स वहां लग जाएंगे, वहां के लोगों को फैसिलिटेट कर देंगे, फिर ये इनके हक में जाएगी बात, फिर इनको बहुत ज्यादा वोट मिल जाएंगे शायद। नहीं, सुप्रा साहब। लगता नहीं। ऐसा थोड़ी होता है हाँ। कि आप फंड्स अभी तो देखें, अभी प्रोजेक्ट शुरू होने हैं, फंड्स तो आपने दे दिए, उसमें क्या क्या कुछ घपले होना है, होते क्या हैं, होना है, वो तो कब बाद की मुकम्मल बातें होते हैं, हैं। जी। मैं पहले भी ये कह रहा था कि अवामी फलाह के मंसूबे ज़रूर कोई बनाए, इसमें तो कोई दूसरे राय भी नहीं है। हम भी कहते हैं कि पब्लिक की सहूलत के लिए जो भी आप काम करें करना चाहिए, लेकिन आप इतने बड़े सूबे के सरबराह होने के नाते आप एक जाके बैठ जाएं अपने शहर में और उसी को आप डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दें, रीजन का आप दर्जा दें, और उसके बाद उसमें साथ में जो नहीं, एक और चीज़ है इजला कि को जब मिलाएं। मोनस पिछला काफली का दौर था जो 2006 वाला था, उसमें आखिरी दिनों में मोनस अलाई ने अपने हल्के में बेशुमार काम करवाए थे। आखिरी 2-3 दिनों में पैसे बिल्कुल पानी की तरह बहाए थे, लेकिन फिर उसमें इलेक्शन हार गए। तो इनको क्या लगता है कि लोगों की आप थिंकिंग चेंज कर लेंगे उस तरह पैसे लगा के? नहीं जी, जिन चीज़ों से लोगों को फ़ायदा हुआ, जिसमें रेस्क्यू 1112 आपके साई साहब ने जिक्र किया, बहुत सारी चीज़ों का जो अच्छे काम हैं वो हर दौर में इनके याद किए जाते हैं। लोग वही बात आ गई ना तख्ती वाली कि आपने वो काम कर दिए, आपने एक बुनियाद रख दी, आप नहीं भी सीएम थे तो लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया। देखें, मुस्लिम लीग काफ में चौधरी शुजात हुसैन साहब की जो कदर है, जो रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है, और जो वोटर्स उनकी करते हैं वो उसी तरह रहेगी। ये तख्तियाँ बदलने से ये कुछ नहीं होने वाला। क्यू लीग जिस तरह चौधरी शुजात हुसैन साहब के पीछे खड़ी होती है, इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज़ का बात करते हैं तो मियाँ नवाज शरीफ का वार्ड है, उसमें आपके मियाँ शहबाज शरीफ का वो वार्ड नहीं है जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ का वार्ड है। इसी तरह आप बाकी पार्टीज़ का भी जिक्र करें तो उसमें उनके लीडरशिप पे बड़ा ये होता है कि आपने किस तरफ जाना है। इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ये कोशिश है कि वो जो वोटर है जो चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ खड़ा था, आज चूँकि सियासी मामलात की वजह से
जो 2 ख़ानदान हैं वो अब बन चुके हैं, पहले तो एक ही ख़ानदान हुआ करता था। लेकिन आने वाले इलेक्शन में क्यू लीग कहाँ स्टैंड करेगी? ये जो 8-10 सीटें आती हैं ये कहाँ से आएंगी? ये उसकी सारी काविश हो रही है कि किसी ना किसी जगह कहीं आप डिवीजन बना रहे हैं, कहीं आप ज़िला बंदी इस तरह कर रहे हैं कि लोगों को कैप्चर किया जाए और उसके बाद इलेक्शन लड़ा जाए। मेरे ख्याल में अब इलेक्शन उससे लड़ने की बजाय आप लोगों को मराद देने की ज़रूरत है, लोगों को फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है और मौजूदा महंगाई के दौर में उनके दीगर जो मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको हल करने की ज़रूरत है। बजाय कि आप कंक्रीट का शहर बसाएं या आप तख्तियां लगाकर अपने आप को, या आप इतना बड़ा बोर्ड लगा दें कि जीटी रोड से कोई गुजरेगा तो मेरा नाम नजर आएगा, इससे वोट नहीं मिलने वाला। चौधरी साहब की इससे ज़्यादा पब्लिसिटी होनी थी कि यही 37 अरब अगर सैलाब ज़दगान के एरियाज़ में देते, वहाँ पे जो सड़कें टूटी हैं, जो पोल टूटे हैं, जहाँ पे जो बिजली के पोल्स गिरे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहाल होती हैं। आप कह देते कि सस्ता आटा फराहम किया जाएगा, सब्सिडी पे आटा दिया जाएगा, जो इस टाइम सबसे बड़ा जो गुजरात के वोटर्स हैं वो इनके पक्के हैं, जितने भी हैं वो 1, 2, 3, 10, 20 जितने भी हैं वो इनके पक्के हैं, वो नहीं टूटने, चाहे ये पुल बनाए ना बनाए। लेकिन वो चौधरी शुजात साहब के भी वहाँ पे अपनी फैन फॉलोइंग है। मेरा ख्याल है यही चीज़ें कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें करके कुंजा हाउस को स्ट्रांग किया जाए, नाथ हाउस को मजबूत किया जाए और वहाँ पे जो नून लीग के, पीपल पार्टी के जो अपोजिट लोग हैं उनको मात दी जाए। लेकिन मेरा ख्याल है वहाँ पे अब चौधरी शुजात की जो पार्टी होगी वो इनको बहुत ज़्यादा टफ टाइम देगी। बिल्कुल ऐसे ही है और मुझे ये लग रहा है कि जो हमारे सामने हालात है, जो खबरें जिस तरह से आ रही हैं, गुजरात के लिए इतने फंड, गुजरात में ये हो रहा है, गुजरात में वो हो रहा है, तो सिर्फ ये गुजरात के ही वज़ीर आला हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। खबर है जी, शहर में डेंगू के ताबड़तोड़ हमले और डेंगू बुखार के मजीद 61 नए मरीज रिपोर्ट किए गए हैं। बारिशें भी हो रही हैं और हम लोग कहीं ना कहीं कोताही कर जाते हैं, गफलत बरत लेते हैं। बारिश का पानी जो कि साफ़ पानी है, घरों में कहीं पर भी जमा हो जाए तो जी ये मसला कर सकता है। डेंगू बुखार बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये किस हद तक ख़तरनाक है ये मेरे ख्याल से उन लोगों से बेहतर कोई नहीं जान सकता जो खुद इसमें मुब्तला हुए हैं। जी शायद से प्रा साहब देखें, बिल्कुल कोताही हम लोग भी बरत रहे हैं और इसमें जो आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो उससे ज़्यादा कहीं उसमें वो गफलत का मुजाहरा कर रही है। आपका मानसून सीज़न चल रहा है, बारिशें कभी किसी कोने में हो रही है शहर के, कभी किसी जगह पर हो रही है, लेकिन हो रोज़ाना रही हैं आपका किसी न किसी इलाके में। और बारिश का पानी जहाँ जमा होगा, जहाँ वहाँ से इसके लार्वा और इसकी अफजाइश होगी और उसके बाद डेंगू फैलेगा। और डेंगू मच्छर अगर खुदा ना खास्ता काट ले उसका क्या इफेक्ट आता है, मैं तो इससे शायद गुजरा हुआ हूँ। जब ये शुरू में 2012-13 में आया था तब की बात मैं कर रहा हूँ, तो साई साहब भी इस फेज़ में इससे गुजर चुके हैं। अब बात करने का मकसद ये है कि अवामुन नास को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना या इस तरह की वबा अगर फैल रही है इससे बचने के लिए आपके मुतलका इदारों ने किस तरह के इक़दाम करना है, उसने लोगों को अवेयरनेस किस तरह देनी है, ये आपकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मुझे बता दें कि आखिरी दफ़ा आपके गवर्नमेंट सतह पर कब कोई वॉक की गई, कब कोई वर्कशॉप हुई, कब सेमिनार हुआ, क्या था? और अब तो मुझे लगता है स्कूलों में ये चीज़ भी यकीनी नहीं बनाई जा रही कि बच्चों ने पूरी बाजू के कपड़े पहने हैं, नहीं शॉर्ट्स पहनने पर पाबंदी, निकरे पहनने पर लगा दी गई थी। आई डोंट थिंक सो कि अब इस पर भी कुछ फॉलो अप लिया जा रहा है। नहीं साहब, जब इस तरह की कोई बीमारी आती है तो शुरू में तो बड़े एक्टिव होती हैं, गवर्नमेंट भी बड़ी एक्टिव होती है, लेकिन नहीं जी हमें लगता है कि बस अब डेंगू तो कुछ नहीं है, कोरोना यही मैं कहने लगा कि जब डेंगू आया था तो उस वक्त जब वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे तो उनके जो CSO थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो कहते थे कि इस पर बड़ी दिलचस्पी से काम करते थे। श्रीलंका से जो माहिरीन बुलवाए थे उनके साथ वो खुद रोज़ाना मीटिंग करते थे, चीज़ों को खुद देखते थे और इस तरह टेकअप किया कि साल 2 साल के अंदर आपको याद है कि बिल्कुल एक टाइम आया कि ये ज़ीरो हो गया था। उस पर यह थी कि बहुत फोकस था, दिलचस्पी थी और सबको साथ ऑन बोर्ड करके ज़िली इंतज़ामिया को वज़ीर आला खुद सारी चीज़ों को देखते थे। लेकिन पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि ये जो डेंगू है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसमें गवर्नमेंट बहुत हद तक उस तरह चीज़ों को इन्फोर्स नहीं करवा रही जिस तरह करवाना चाहिए, लेकिन सोसाइटी का भी अब हमें पता है कि डेंगू से बचने के लिए क्या करना है, कोरोना से बचने के लिए क्या करना है। आप किसी जगह पे पानी जो साफ़ पानी है ना खड़ा होने दें। सही साहब, हम लोग उस वक्त मुतहरिक नहीं होते जब तक कानून मुतहरिक नहीं होता। सही क्या हम उस वक्त कोई काम करने तक राजी नहीं है जब तक हमारे लोगों पर सख्ती नहीं कराया जाता, जब तक हमें बताया नहीं जाता और जब तक इसकी जजा सजा नहीं दी जाती। हम लोग सुनने वाले नहीं है, माजरत के साथ हम वो कौम नहीं है कि हम आवाम इस तरह। अगर ये हालात होते तो आज मेरे साथ किसी भी इलाके में विजिट करें, आपके एयर कूलर में पानी होगा, आपके गमलों में पानी होगा, छतों में कहीं ना कहीं पानी जमा होगा, टायरों पे
दुकानें जो पड़े टायर पड़े हैं, जो वेयर हाउसेज हैं वहाँ टायर पड़े हैं, हर जगह पे होगा। नहीं, ये इतने सारे केसेस क्यों रिकॉर्ड हो रहे हैं? स्कूलों की छतों को देखने वहाँ एक जगह टारगेट करने। नहीं, सोसाइटी का रवैया तो ये है कि जब कोविड आया तो मुझे तो कोविड हुआ था, उसके बाद वो मैं बाजार में जाता तो लोग कहे आप किस बात से डरते हैं, ये कहें बुखार है, आओ गले मिलाओ, हाथ मिलाओ, कुछ भी नहीं होता। डेंगू से भी लोग कहते हैं कुछ नहीं है, मच्छर। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहूँगी क्योंकि टाइम कम है। एक तो हम लोग टेस्ट नहीं कराते, और टेस्ट जो लोग कराते हैं वो ये शिकायत करते हैं कि जी बुखार है, और अब आपने ये देखना है ये डेंगू है, कोविड है। क्या डेंगू टेस्ट उतने में नहीं हो रहा जितने में अनाउंस किया गया था। हर लैब के अपने रेट है, सरकारी हॉस्पिटल में आपको इंतजार करा। पंजाब में गवर्नमेंट किसकी है? परहेज है, तो जिम्मेदारी किसकी है? फिर अभी कुछ आपने कहना सारा कुछ उन्होंने गुजरात में करना है। मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि मैंने तो कहा कि वो वजीर आला, मैंने तो आपसे पूछा था गुजरात में रेट ठीक होंगे, यहाँ के वजीर आला हैं वो या नहीं है। देखें आपकी पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना, तो कौन करेगा? आपके सीएम साहब कोई ऑर्डर करेंगे, कोई उसमें मुतारिक होंगे, करनी चाहिए, लोगों के लिए आसानी बनानी चाहिए ताकि तब सब लोग टेस्ट कराएं ना, पता चले कि डेंगू है भी। अभी वो ट्रांसफर पोस्टिंग के फेज से निकलेंगे तो फिर कोई चीजें इंप्लीमेंट होंगी। चलें जी, खैर मुझे वाइंड अप करने का आयशा कह रही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हेडलाइंस होंगी, ब्रेक, फिर आएंगे वापस शो में। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से स्टूडियो में कहेंगे। और नाज़रीन, हम अपने हर रोज़ के प्रोग्राम में आपसे ज़रूर ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अपने तौर पर जितनी आप मदद कर सकते हैं सैलाब ज़दगान बहन भाइयों की करें। सैलाब ज़दगान की हेल्प के लिए हमने जिसको सबसे ज़्यादा पेश देखा वो है रेस्क्यू 1112। बिलाशुबा इन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए, जो इनकी काविशें हैं। किसी भी मुश्किल की घड़ी हो, कोई भी मुश्किल बड़ी से बड़ी हो, हम हमेशा अपने रेस्क्यू एहलकारों को देखते हैं कि वो हमेशा पेश रहते हैं। खुदा न खास्ता कहीं पर कोई फायर इंसिडेंट हो जाए, या फिर हम देखते हैं छत गिर गई, बारिश से कुछ करंट लगने के वाक़यात हो गए, हमेशा रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो पेश रहते हैं। ऐसे में सैलाब ज़दगान इनकी हेल्प के लिए भी हमने देखा मुख्तलिफ जगह जहाँ पर सैलाब आया वहाँ पर रेस्क्यू ने ज़बरदस्त इमदादी कार्रवाइयाँ की। कितना बड़ा चैलेंज ये खुद रेस्क्यू के लिए होता है। इनके लिए क्या इस तरह के जो कुदरती आफात हैं, क्योंकि ये किसी को बता कर नहीं आती हैं, कहीं पर आंधी से घर गिर जाना, बारिश से घर गिर जाना, आग लग जाना, शॉर्ट सर्किट हो जाना, ये ऐसे वाक़यात हैं जिनकी कोई प्लानिंग ऐसा सच नहीं होती है। अब सैलाब ज़दगान की हेल्प के लिए बिलाशुबा बहुत बड़े लेवल पर मदद की ज़रूरत है। क्या हमारे रेस्क्यू एहलकार इस तमाम स्टैंडर्ड को मीट करते हैं? हमारे पास क्या वो तमाम चीज़ें, क्या वो तमाम इक्विपमेंट मौजूद हैं? अभी तक रेस्क्यू की जानिब से कितने सैलाब ज़दगान हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया और किस तरह से किया गया? कितने वसाइल हैं? क्या मज़ीद वसाइल की ज़रूरत है? रेस्क्यू के पास अभी मौजूदा जो चीज़ें हैं क्या वो इनफ हैं? हमारे साथ डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्हें वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चले आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और बिलाशुबा हम आप लोगों की हिम्मत को खिराज तहसीन पेश करना चाहेंगे। जिस तरह से मुश्किल की कोई भी घड़ी हो, रेस्क्यू हमेशा पेश नज़र आती है। कितना बड़ा चैलेंज है ये अभी तक? आज अगर मैं आपको ये बताऊं कि 2005 का जब ज़लज़ला आया तो आपने देखा एक बेबसी का आलम था, बाहर से टीमें आ रही थी और हम देख रहे थे ये क्या हो रहा है। इस्लामाबाद में घर गिर गए, हमें पता ही नहीं था, ऊपर बालाकोट और उधर क्या क्या हो गया। सीरियसली आप बात करें मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये बंदा ज़्यादा मंजर था, तो उस वक्त हमारी कोई ऐसी प्रिपेयर्ड नहीं थी। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास एक रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी पंजाब में है, खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह अब सर्विस बनी है रेस्क्यू 1112, और अब तक मैं अगर आपको बताऊं तो 80,000 लोगों को हमने एवैक्यूएट किया, और टाइमली एवैक्यूएशन की वजह से यानी लोगों को हमने टाइमली वार्निंग चली गई, और कोहे सुलेमान के पहाड़ों तक से हमने लोगों को निकाला है, रोत खुइयों से निकाला है, हिल टॉरेंट से निकाला है, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे पहले निकालने से फ़ायदा ये हुआ कि डेथ्स बहुत कम हुई। हार्डली कुछ 36 के करीब डेथ्स थी, वो भी जो लोग नहीं निकले या वापस गए या जिन्होंने, लेकिन आप रेस्क्यू की काविशों की सिर्फ बात करें जो आप ये हम लोगों ने, तो इसलिए बहुत एक मुनज़्ज़म एक ऑर्गेनाइज निज़ाम बन गया। ये प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स तो हमने आज बहुत अच्छा कर लिया और बहुत बेहतर कर लिया। ऑब्वियसली हमेशा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत रहती है, लेकिन एक हमने निज़ाम फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान एक बहुत अच्छा एक सिस्टम बना लिया। ना सिर्फ ये बल्कि बनाया, बल्कि हम पहली टीम है, हमारी जो अकेडमी की टीम है, जो डिजास्टर रिस्पांस टीम है, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने सर्टिफिकेशन भी दी जनूबी एशिया में। तो ये पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ थी, बात थी कि जनूबी एशिया में पहली सर्टिफाइड टीम बनी।
अब यह है कि वहाँ पे जो देखने वाली चीज़ें नज़र आईं, वो ऐसे ऐसे बेचारे लोग थे, उनका पूरा सारा वहाँ पे जो जमा पूंजी होती है वो उनके जानवर होते हैं। अब वो जिस वक्त कहते थे कि हमारे अगर जानवर नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, उनका जरिया मुआश है ना, उनका तो जिस तरह रोजी रोटी उसी पे चल उनके रही है। साथ उनकी बकरियों को भी लेके हमें किश्तियों में निकालना पड़ा। तो यहाँ पे 80,000 लोगों को हमने एवैक्यूएट किया, वहाँ पे 1,27,000 लोगों को हम ट्रांसपोर्ट कर चुके हैं। मसलन अब प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोग जो थे वो जजीरों में बैठे थे, सो मसलन चारों तरफ पानी था, बिल्कुल, और पानी तक पहुंचना जो था ऑब्वियसली, तो उनको भी हम ले जाते हैं, वहाँ पे खुराक लेके जा रहे हैं, उनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको बाकी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो भी हमारा सारा ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे पंजाब में चलता रहा। तो हमारा काफ़ी मुनज़्ज़म अंदाज से ये सारी चीज़ें हुई। फिर ज़िली इंतज़ामिया ने जहाँ पे उनको खाने की ज़रूरत थी, PDMA ने उनको सारी चीज़ें जो चाहिए थी इमीडिएट बेसिस पे वो उनको साथ साथ जो है वो प्रोवाइड करते रहे। मुखैर हज़रात ने भी ऑब्वियसली, लोगों ने, दूसरों ने भी, तंजीमों ने भी हेल्प की। लेकिन ये जो एक चीज़ था बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से पंजाब के अंदर, अल्लाह का शुक्र है कि हो गया। अब आ गए हम इससे अगले फेज़ में, इस वक्त अब आ गए यहाँ पे। अब ज़रूरियात क्या है यहाँ पे? मैं समझता हूँ बुनियादी क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। अगर आप देखिए पहले तो कौन सा एरियाज़ इफ़ेक्ट हुए, तो पहला सबसे जो हमारा एरिया इफ़ेक्ट हुआ वो है DG खान में, ख़ास तौर पे तौसा का एरिया और कुछ DG खान के एरियाज़ हैं जो लो लाइंग एरिया जहाँ पे ये आया पानी। दूसरा जो एरिया है वो राजनपुर का है, राजनपुर में फाजिलपुर का एरिया और रुझान का एरिया। सो जामपुर के एरिया में फाजिलपुर, और साथ जो है हमारा रुझान का एरिया है, जहाँ पे रुझान में फिर सबसे ज़्यादा बाद में भी जब दरिया में पानी आया, तो ये 3 मरलों में आया बेसिकली। एक पहले शहरों में शुरू हुई अर्बन फ्लडिंग, जब तेज़ बारिश हुई, उस पर मैं लोगों से अपील करूँगा, और मैं यानी बार बार मैं हाथ जोड़ के भी अपील करने को तैयार हूँ कि कूड़ा ड्रेन्स में मत फेंकें, इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। बिल्कुल आपने सही आप जब ये जो नालों में जब कूड़ा फेंकते हैं, जो उससे नुकसान होता है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अगली बार वो सारे बंद होंगे, वही सड़कों पे पानी खड़ा होगा, वो सारा का सारा सड़कें भी खराब हो जाती हैं, सब कुछ खराब हो जाता है। जितनी आपने डेवलपमेंट की होती है वो सब का सब खराब हो जाता है। जितनी मर्जी आप मेहनत कर लें, आपकी इस कोताही की वजह से वो सब काम पानी भर जाता है। ये ना वो अपना घर आप साफ करें, और उसके बाद वो सारा का सारा जो कूड़ा है आप निकाल के जो है वो फेंक दें उन ड्रेन्स के अंदर। इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। सो इसलिए इस चीज़ को प्लीज़ हम सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, क्योंकि शहरों में जितना नुकसान हुआ, जो पानी खड़ा हुआ, जो डूबा, उसका ज़्यादातर जिम्मेदार जो है वो यही कूड़ा है। वरना थोड़ी देर बाद पानी ड्रेन हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम चैलेंज आया भी देखने में आया। दूसरी चीज़ जो थी वो हिल टॉरेंट्स थे, जो रोतकुइयाँ, जो पहाड़ी दरिया समझ लें, जो एकदम इतनी तेज़ी से आते हैं, जो आपने फिल्म वो देखा है, मसवात में भी देखा और यहाँ पे, तो वो भी हमारा जो साउथ पंजाब का एरिया है वहाँ पे इस किस्म की रोतकुइयाँ चलती हैं। वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, पूरा पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ पे जो है ये नुकसान हुआ। तीसरा जो अभी आया फेज़, उसमें दरिया में पानी आया, और वो दरिया के पानी ने आके इंडस जब चढ़ा, तो उसने इंडस ने आके फिर ख़ास तौर पे जो एरिया है हमारा, जहाँ पे वो बेट के एरिया में लोग पहले से ट्रेंड होते हैं, उनको पता होता है पानी आना है, हमने किस वक्त निकलना है, क्या है, तो वहाँ पे नहीं। बट वो पानी का इफेक्ट कुछ हमें रुझान और इन एरियाज़ में फिर जाके हमें मिले, तो वहाँ पे लोग बेचारे इफेक्टेड हैं। अब उनकी ज़रूरियात क्या है? सबसे बुनियादी ज़रूरत किसी की भी सर्वाइवल में वो है पानी। वाटर एंड वाटर एवरीवेयर, इन हर जगह पानी है, लेकिन पीने वाला नहीं। और उसकी वजह से सबसे ज़्यादा आपकी होती है डायरियल डिजीजेस। बिल्कुल। अब लोग हमारे यहाँ से क्या करते हैं, बोतलें उठा के ले जाते हैं। कितना आप बोतलें ले जाएंगे? बिल्कुल। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 3-4 हज़ार रुपए का सिरेमिक फ़िल्टर आपको मिल जाता है। आप वो वाटर फ़िल्टर लें, उनको अगर देना चाहते हैं वो वाटर फ़िल्टर दें, ताकि वो पानी कल को साफ़ आज नहीं बल्कि आगे भी साफ़ पानी पीते रहें, ताकि जो 30 से 40% पानी से रिलेटेड बीमारियाँ उनसे हम बच सकें। बिल्कुल आपने। और उसी में फिर आप क्लोरीन की एक टैबलेट डाल दें तो पानी बिल्कुल साफ़ हो जाता है, पीने के काबिल हो जाता है। वही पानी आप गंदा भी अगर लेके उसमें डाल देंगे और फिर क्लोरीन टैबलेट डाल देंगे तो पानी पी सकेंगे। ठीक है। सो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है, आप खुद सोचें, आप फीमेल हैं, आप कल को वहाँ पे कपड़े नहीं धो सकते। बिल्कुल बिल्कुल। सो उनकी बेसिक नीड्स है, फीमेल्स हो गई, बच्चे हो गए, कपड़े। बिल्कुल आपने सही कहा। क्योंकि कुछ कपड़े वो निकाल नहीं सके, मौसम आगे तब्दीली की तरफ जा रहे हैं, सो पहले कपड़े उनको जो अभी के लिए भी चाहिए, और वहाँ पे वो कपड़ों की जो है ज़रूरत होगी, और फिर बेसिक नीड जो फीमेल्स की होती हैं वो जो भी आप बच्चों की है इसी तरह, तो वो चीज़ें आप अगर वहाँ पे उनको देना चाहते हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही अब मौसम बदलेगा तो थोड़े गर्म कपड़ों की भी आपको ज़रूरत जो है वो पड़ जाएगी।
तीसरी चीज़ ऑब्वियसली हमारी PDMA ने भी नेट्स और वो दिए हैं, अगर आपको कोई स्पेसिफिक एरियाज़ का पता है जहाँ पे की ज़रूरत है तो ये नेट, मॉस्किटो नेट, बिकॉज जब ऑब्वियसली पानी होता है वहाँ पे मच्छर और वो तो रात को आपने ओपन में सो जाते हैं वो, लेकिन यह है कि अगर मच्छर है तो फिर सोना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी सूरत हाल में सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन जो है वो आपका नेट है। तो इसलिए ये 3-4 चीज़ें फिर बेसिक जो आपकी सफाई, साबुन हो गया, ये हो गया, जिससे आप अपनी स्किन को साफ रख सकें, बिकॉज अब स्किन की डिजीज़ भी जो है वो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स होंगे जब वो उस पानी में रहते हैं, उस पानी में उन्होंने आना जाना है, तो उसमें फिर इस किस्म की प्रॉब्लम्स जो है वो देखने में आती हैं। और ये टाइम के साथ साथ हमारे यहाँ पे रुझान और ये एरियाज़ तो अब इंशाल्लाह बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो रहे हैं। सो ये हमारी मिड टर्म नीड्स थी। अब है हमारा जो अगला मरहला है वो रिहेबिलिटेशन का है इनको और रिकंस्ट्रक्शन का है। यहाँ पर अद्वियात की भी ज़रूरत होगी। जी, अद्वियात की भी ज़रूरत है। अद्वियात काफ़ी हमारी गवर्नमेंट पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट भी कर रहा है। ठीक है। अब जो ज़्यादा ज़रूरत इसके बाद होगी वो हमारा ख़ास तौर पे जो है वो हमारा होगा जहाँ पे इनको रिहेबिलिटेशन या रिकंस्ट्रक्शन करना है इनका होगी। तो वो एक पूरी रिपोर्ट और उसमें एस्टिमेटेड हर कितना नुकसान वो बन गया हुआ है। उसमें अगर आप वहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया में उन्होंने ADCR या मुख्तलिफ PDM में उनके वहाँ पे लोग अवेलेबल हैं जो कि आपको स्पेसिफिकली गाइड कर सकते हैं। हमारे रेस्क्यू स्टेशन पे भी आप जा सकते हैं, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे जो है वो मिलेगी। और उसमें मेरी लोगों से अपील ये होगी उन लोगों तक जाएं जो बेचारे जो अच्छे डिजर्विंग लोग हैं ना वो नहीं जाते। जो मुझे अब एक और चीज़ सुना है कि सारे बेगर्स हैं और वो सब उधर पहुंच जाते हैं ताकि इस किस्म के लोग जो हैं वो उनसे वो ले सके। तो आप मुस्तकीन तक सही कहा, क्योंकि आप लोग वहाँ पे उन जगहों पे मौजूद थे, आप लोगों को पता है कि किस तरह से वहाँ पे लोग परेशान हैं और वहाँ पर एक्चुअली क्या क्या हो रहा है। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है, हमने गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाना है और प्रोग्राम के अगले पार्ट में मैंने बात करनी है कि हमारे रेस्क्यू एहलकार क्या इस लेवल के ट्रेन हैं, क्या हमारे पास सहूलियात हैं कि इस तरह के ये जो कुदरती आफात हैं इनसे निपटने के लिए कुछ हम रेस्क्यू के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने किस तरह से अपनी काविश की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। सो नाज़रीन, हसन हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। DG रेस्क्यू हमारे साथ मौजूद है। गुफ्तगू अब हमने ये करनी है कि किसी भी किस्म की कुदरती आफत से निपटने के लिए ऑब्वियसली आपके सामने है, कहीं पर आग लग जाए, कोई बिल्डिंग गिर जाए तो हर तरह से टीमों को अलहदा से तैयार किया जाता है। सैलाब ज़दगान की हेल्प के लिए क्या टीमें अलहदा से ट्रेन मौजूद हैं? ऑब्वियसली होंगी, जिन्होंने अभी भी अपनी जो जिम्मेदारियां निभा रही हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, इस लेवल की ट्रेनिंग क्या हमारे यहाँ टीमों को दी गई है कि वो लोगों को रेस्क्यू कर सके? किसी भी किस्म की ऐसी आफत हो तो उससे फौरी तौर पर सामान, क्या आपके पास कश्तियाँ और दीगर सामान मौजूद है? ज़लज़ले के बाद आप देखिए जिस तरह बेबसी का आलम था, लेकिन आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो भी चीज़ आई, हमने शुरू तो एज एन एम्बुलेंस सर्विस किया इस लाहौर शहर से, बिल्कुल। और हर कोई कहता था डॉक्टर साहब ये अमेरिका नहीं है, ये यूरोप नहीं है, आप रेस्क्यू 911 की बात करते हैं, 999 की बात करते हैं। अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे जो हमने सर्विस शुरू की एम्बुलेंस सर्विस, उसने 1 करोड़ लोगों को रेस्क्यू किया। फिर आग के हालात आपने देखे क्या थे, फायर फाइटिंग का कोई निज़ाम नहीं था, वो हमने बनाया फायर फाइटिंग, एक लेटेस्ट जदीद फायर सर्विस बनाई। फिर उसके बाद ये वाला जो आप देखिए 2010 के फ्लड्स आए, उसको फिर हमने एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया, तो वहाँ से हमने फ्लड्स के बारे में तैयारी की। हर बंदा जो रेस्क्यूअर आता है उसको स्विमिंग सिखाई जाती है, उसको बोट का ऑपरेशन सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने अलग-अलग से कैटेगरीज बनाई है, वो हमारे हैं मुख्तलिफ, जिस तरह फायर रेस्क्यूअर जो फायर फाइटर्स की फिर एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, बट बेसिक ट्रेनिंग सबको दी जाती है। फिर उनकी स्पेशलाइजेशंस बन जाती हैं कि मसलन एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है तो वो एम्बुलेंस पे जाएगा, फायर एंड डर्ट रेस्क्यूअर है तो वो फायर और रेस्क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जो ड्राइवर है रेस्क्यू ड्राइविंग एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, जो डिस्पैचर है जो कॉल लेता है वो एक अलग उसकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। दीज आर ऑल स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स देन। तो फिर उनको फिर उस पर भेजते हैं ताकि वो वहाँ पे जाके अपनी ट्रेनिंग करें। तो ये हमारे पास थी। अब इस बार भी अगर आप देखें 1,27,000 लोगों को ट्रांसपोर्ट करना, 80,000 लोगों को एमरजेंसी में, जिस वक्त रात के वक्त भी हमने ऑपरेशन कंडक्ट किया, जहाँ से भी हमें इमरजेंसी कॉल आई है, चाहे कोई सुलेमान के पहाड़ थे वहाँ पे हमने जाके उन लोगों को निकाला। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके अपने कितने एहलकार इस तमाम ड्यूटी में अभी भी, क्योंकि ड्यूटी दे रहे हैं, तो कितने एहलकार आपके इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट? हमारे इस वक्त जो है तकरीबन अगर आप देखें तो सारे के सारे ही तकरीबन इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज पहले शहरों में फ्लडिंग हुई, फिर ये रोत को यहाँ आई, वो ज़्यादातर DG खान और हमारा वहाँ का ऑपरेशन, तो तकरीबन हमारे 12,000 के करीब लोग मुख्तलिफ टाइम्स पे मुख्तलिफ, तो सबकी इन्वॉल्वमेंट रही है। कोई दिन का ऑपरेशन था तो कोई रात का ऑपरेशन था, पहले शहरों में ऑपरेशन हो रहा था, फिर ये DG खान और उधर ऑपरेशन हो रहा था। बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है जो आप लोग कर रहे हैं। तो बोट्स सारी चीज़ें जो है हमारा ऑपरेशन में, यहाँ पे एक तो चीज़ें कहना चाहूँगा, देखिए
बार बार कहते हैं आज हमने निज़ाम बना लिया है, अब दुनिया का बेहतरीन निज़ाम भी बना लिया। जब तक हम जिम्मेदार शहरी नहीं बनेंगे, इन आफात ने तो आना है लेकिन इनके नुकसानात को हम कम कर सकते हैं। रीजन जो है उनको हम कम से कम रोक सकते हैं ना। अगर आप पानी के रास्ते में घर बना लेंगे, हाँ। या पानी के रास्ते में कि जी 2-4 साल नहीं आया तो अब आगे नहीं आएगा, वो नहीं आपका फिर लिहाज करता। बिल्कुल ऐसे। और वो फिर पानी किसी और तरफ जाएगा, फिर उससे प्रॉब्लम होती है जो हम सिंध में देख रहे हैं। ये हमारे सामने मिसालें हैं, अगर इनसे भी नहीं सीखेंगे तो फिर हम कब सीखेंगे। डॉक्टर साहब मुझे ये कहिएगा, बिलाशुबा बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, आपके पास तमाम वसाइल मौजूद हैं, इस तरह के चैलेंजेस से निपटने के लिए रेस्क्यू को भी कुछ मुश्किलात होती हैं? जी देखिए, प्रॉब्लम यही है ना, जब जिस तरह रास्ते कट ऑफ हो गए या कुछ और हो गया, अब उसमें हमारी किश्तियाँ पूरी चल रही थी, तो जो भी चीज़ चाहिए होती है हमारा गवर्नमेंट और PDMA के साथ हमारा अच्छा एक लेजॉन रहता है, तो वहाँ पे हमें सपोर्ट मिल जाती है। जो लेकिन जो असल चीज़ है वो प्रिवेंशन पे फोकस करना है। 1000 ट्रैफिक हादसा डेली के हैं। देखिए, अब आप जब तक हम रोकथाम पे काम नहीं, तो ये लोगों की जिम्मेदारी है कि देखें आप जिम्मेदार शहरी बने, ड्रेन्स को ब्लॉक ना करें, घर गलत जगह पे ना बनाएं। अगर आप उसके दरिया के रास्ते में या दरिया के बेड में बनाएंगे, बेड में, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं अगले 2-3 साल आप हो सकता है बच जाए, उसके बाद जो सैलाब आएगा वो तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो जो असल काम है वो अब हमें इन शहरियों को खुद भी जिम्मेदार उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और ये जो अब हम दोबारा लोग जो जा रहे हैं उनको हेल्प कर रहे हैं, ये इंश्योर करें कि वो सही कंस्ट्रक्शन हो और सेफ जगह के ऊपर हो, ताकि वो सेफ और सस्टेनेबल हो। ये ना हो कि जितना पैसा लगा है वो ऐसे बह जाए। ऐसे डॉक्टर साहब आप बाखूबी जायजा लेकर आए हैं तमाम उन जगहों पर जहां पर सैलाब आया, और मेरे ख्याल से जो आपने कीनली ऑब्जर्व किया है कोई भी नहीं कर सकता, आप क्योंकि वहां पर मौजूद रहे हैं। सो आप क्या समझते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है जो वहाँ पर पहुँचनी चाहिए, ताकि हम अपने प्लेटफॉर्म से लोगों से रिक्वेस्ट करें कि ये चीज़ें वहाँ पर पहुँचाएं, और जो अपने तौर पे लोग लेके जा रहे हैं, आई डोंट नो वो ज़रूरतमंदों तक पहुँच भी रही हैं या नहीं। सो क्या सजेशन देना चाहेंगे? जी, इसमें हुकूमत ने एक बड़ा मुनज़्ज़म किस्म का निज़ाम बनाया है। जो भी तंजीम वहाँ पे जाना चाहती है वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर ले ADCR या वहाँ पे जो ज़िले इंतज़ामिया है, और उससे जिस वक्त कांटेक्ट करेंगे वो आपको बता देंगे किस जगह पे किस चीज़ की ज़रूरत है। कहीं पर मत पहुँच, खुद से इस तरह ना पहुँचे, क्योंकि आपको ज़्यादातर लोग रास्ते में मिलेंगे जो मैं वो बता रहा था ना कि सारे इलाकों से निकले हुए जितने बैगर्स हैं, उन्होंने इस वक्त उनको उधर भेज दिया कि ऐसी जगहों पे चले जाते हैं ताकि वहाँ से जाके सारा का सारा सामान। तो इसलिए ऐसे लोगों से बचना है। जो बेचारा डिजर्विंग है वो उन एरियाज़ में जाए, उन एरियाज़ को मार्क्ड है, वहाँ पे आपकी किश्तियाँ चाहिए। अगर हमारे रेस्क्यू स्टेशन पे चले जाए, हम आपको किश्तियाँ, हम आपको सब चीज़ें फ्री प्रोवाइड करेंगे, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो जहाँ पे आप वाटर फिल्टर्स लेकर आए, खाना अगर राशन है तो ड्राई राशन जो कि पैक करके, बच्चों का दूध चाहिए इसी तरह से, उन चीज़ों को प्रॉपरली पैक कर लीजिए ताकि हफ्ते का पूरा उनको मील दे सके। कपड़े उनके लिए ड्राई लेकर आए ताकि उनको इमीडिएट नीड बेसिस के ऊपर वो दे सके। और फिर हमें बिल्ड बैक बेटर, यानी कि बेहतर कंस्ट्रक्शन उनको अगर करके, जहाँ पे बेचारों का घर नहीं है कुछ और, उन लोगों को हम बेहतर सहूलियात ये फ्राहम कर सकें। लेकिन सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखें और देख लें कि जहाँ पे वो घर बना रहा है दोबारा उसी जगह ना बनाए जहाँ पे कि वो पानी का रास्ता है। तो ये चीज़ को अगर हम 3-4 चीज़ें अगर कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद जो लॉन्ग टर्म एफर्ट है उनको बहाल भी तो करना है। बिल्कुल, वो तो एक लंबा अरसा उसके लिए वो उसमें, लेकिन नहीं ज़्यादा लंबा अरसा भी नहीं, बिकॉज अगर इमीडिएटली जिस तरह गवर्नमेंट भी ग्रांट अब दे रही है कि जो घर गिरे हुए हैं, इसी तरह सिर्फ उनको टेक्निकल असिस्टेंस मिल जाए कि जी आपने घर किस तरह बनाना है, सही तरीके से उनको गाइडेंस भी दे दें, जो ऐसे इदारे भी हैं, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा प्रोसेस चेंज का आ सकता है। मसलन आप देखिए, हमने पुराने घर होते थे गाँव, अगर आपको याद हो, कच्चे होते थे लेकिन ठंडे होते थे। आज आपने, और सब्जा होता था, आज आपने क्या किया, हर गाँव में अगर आप जाएँ तो पक्के घर हैं। अब वो पक्के घर के अंदर बैठना मुश्किल है, और इसी तरह से सब्जा गायब हो गया और चारों तरफ गंद पड़ा हुआ नजर आता है। तो ये देखिए, ये हमें अच्छी चीज़ें इनसे सीखते हुए हम अपने शहरों को साफ कर लें, हम शहरों में कंस्ट्रक्शन को सेव कर लें, कंस्ट्रक्शन को एनवायरनमेंट फ्रेंडली कर लें। ये ना हो कि अंदर इतना आपका गर्म हो कि आपको बिजली पे इतना जो है वो पैसा लगाना पड़ रहा हो, तो फिर बिजली के एक्सपेंसेस बढ़ गए। तो ये चीज़ों को हमें देखते हुए, ऐसी अपॉर्चुनिटी से लर्न करते हुए, इट्स ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी, तो आप उसको, एवरी डिजास्टर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट, तो आपके नई और सही डेवलपमेंट करें एंड यू बिल्ड बैक बेटर। बिल्कुल, आपको यहाँ पर ताउन की ज़रूरत है लोगों को, जहाँ पर वहाँ पर ये जो लोग अब घर बनाएंगे, इनको भी इन तमाम चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखना है ताकि आगे हम मसाइल से बच सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपके वक्त का शुक्रिया एंड गुड लक। जिस तरह से आप लोगों की खिदमत कर रही हैं, तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मज़ीद आपको जो है आपके लिए आसानियाँ पैदा करे ताकि लोगों की मुश्किलात कम करने में आप भी पेश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ।
ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में आपकी मुलाकात कराते रहते हैं जी उन लोगों से जो कि ज़बरदस्त कारकर्दगी के हामिल होते हैं, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते रहते हैं या जिनके पास कोई टैलेंट होता है। सो हम आप लोगों को भी कहते हैं कि जी आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज कर सकते हैं, अपना टैलेंट शेयर कर सकते हैं, आपको भी हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ज़बरदस्त तरीके से 57 रिकॉर्ड अब तक अपने नाम कर चुके हैं। हमारे आज के जो मेहमान हैं इरफान महसूद, उन्हें अपने शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इरफान, क्या हाल हैं आपके? इरफान, ज़बरदस्त तरीके से आपने अभी तक कामयाबियां जो समेटी हैं, 57 रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो आपकी ये जो शानदार कामयाबी है, मुझे बताइएगा इसके पीछे क्या राज है? एक के बाद एक रिकॉर्ड कैसे अपने नाम कर लिया? जी बिल्कुल, 57 गिनीज रिकॉर्ड्स अचीव करना एक बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको मेहनत, जो लगन, इसके साथ मेहनत के साथ आपने कंटिन्यूअस स्ट्रगल करनी पड़ती है। 5 साल में 57 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे कम टाइम में 57 गिनीज रिकॉर्ड, और वर्ल्ड लेवल पे सबसे जो टफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो ब्रेक किए। तो इसके लिए सबसे जरूरी मेहनत ही है, मेहनत, कंटिन्यूअस मेहनत आपको करनी पड़ती है। सही। तो मुझे बताइएगा इंस्पिरेशन आपकी कौन सी है, क्योंकि आपके डिफरेंट टैलेंट हैं जो मैं देख रही हूँ। हम देखते हैं कोई एक बंदा किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट होता है, तो माशाल्लाह आपके तो डिफरेंट टैलेंट हैं। तो किस तरह से ट्राई करते रहते हैं, कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं? बिल्कुल, मेरी मार्शल आर्ट्स की एकेडमी है, उसमें मुख्तलिफ मल्टी एक्टिविटीज बच्चों को करवाता रहता हूँ। आपको बताता चलूँ, इसमें मेरे 8 स्टूडेंट्स हैं जो वो भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। इंस्पिरेशन की अगर बात की जाए तो आपको कुछ नया करना पड़ता है अपने इलाके के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने यंगस्टर को मोटिवेट करने के लिए। तो वही अपने आप को एक रोल मॉडल पेश करना पड़ता है। इंस्पिरेशन ये है कि यहाँ पे हमारे पास उस लेवल की एक्टिविटीज, उस लेवल की फैसिलिटीज नहीं है। बाहर मुल्कों के जो एथलीट्स हैं उनको देखा करते हैं, या स्पेशली मैं जैकी चैन चाइनीज मार्शल आर्ट टेस्ट की बात करूँगा। मार्शल आर्ट्स मैंने उसी को देख के शुरू किया था, तो यही इंस्पिरेशन जैकी चैन मार्शल आर्टिस्ट उसको देख के हुई। अच्छा, मैं जिस तरह से ये आपके तमाम ट्रेनिंग के ये मराहिल देख रही हूँ, जिस तरह से आइए आप प्रैक्टिस करें, मुझे ये बताइएगा अपनी हेल्थ के लिए बड़ा काम करना पड़ता है, फिट रहने के लिए बड़ा काम करना पड़ता है, वो आप किस तरह से अपनी फिटनेस को कैसे मेंटेन रखते हैं? बिल्कुल, चूंकि यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में जितने भी मार्शल आर्टिस्ट हैं या एथलीट्स हैं, उनके पास उतने वसाइल नहीं होते कि वो प्रॉपर डाइट फॉलो कर सके, या प्रॉपर फिटनेस के लिए जो प्रोटीन या सप्लीमेंट्स वगैरह की ज़रूरत होती है। तो ये अक्सर हमारे मार्शल आर्टिस्ट, अक्सर हमारे जो प्लेयर्स हैं वो फॉलो नहीं कर सकते। मैं भी बस कोशिश करता रहता हूँ थोड़ी सी डाइट वगैरह, और साथ में अपनी जो गेम है, अपनी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस पे मैं ज़्यादा फोकस करता रहता हूँ। अब तक के आपके सबसे मुश्किल तरीन और वो नुमाया वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि आप खुद समझते हैं कि ये वाकई चैलेंजिंग है, ये वाकई कोई आम बंदा नहीं कर सकता, कौन कौन से हैं? इसमें एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो अभी तक उसको कोई नहीं तोड़ सका। 100 पाउंड वजन के साथ मैंने 2 उंगलियों पे थम्स पुशअप्स किए, जो वर्ल्ड लेवल पे सबसे पहले मैंने किए थे। अभी तक वो पुशअप्स कोई नहीं कर सका, तो सिर्फ 2 उंगलियों पे 100 पाउंड वजन के साथ। ठीक है, तो इरफान आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना चाह रहे हैं आगे आप? मेरी कोशिश ये है कि पैरेलल में जो मेरा टारगेट था वो 50 गिनीज रिकॉर्ड्स था, कि 50 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान के नाम कर सकूं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 57 है, तो मेरी कोशिश है कि मैं सेंचुरी कंप्लीट कर सकूं। तो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ट्रेन कर रहा हूँ, इन फ्यूचर इंशाल्लाह कुछ गिनीज रिकॉर्ड हमने टारगेट किए हुए हैं वो अचीव करेंगे।
चलिए जी इरफान, थैंक यू सो मच और गुड लक। जिस तरह से ज़बरदस्त माशाल्लाह आपने काम किया, वर्ल्ड 11 ममालिक के अब तक रिकॉर्ड ये तोड़ चुके हैं, तो ये आसान बात नहीं है, आपको बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है और ये मुश्किल तरीन काम है। देखने में तो जो लग रहा होता है ना कि बहुत आसान है, जब आप मैदान में उतरते हैं तो एक दफ़ा पता लग जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान एंड गुड लक। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में आपको बताते हैं आज मौसम कैसा होगा। कोमल की तरफ चलेंगे। जी कोमल, बताइए वेदर अपडेट्स क्या हैं आपके पास? लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम अब बेहतरी की तरफ है और मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात करूँ तो 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। अभी जो है वो सिचुएशन मैं आपको बताऊं तो मेरे चेहरे पे पड़ने वाली धूप से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि शायद काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। टेम्परेचर 33 तो ज़रूर है, लेकिन चूँकि अब मौसम बेहतरी की तरफ है, अमूमन 33 टेम्परेचर पे मेन रोड पे खड़ा हुआ नहीं जाता। इस कदर गर्मी होती है, तपिश होती है कि रोड जो है वो आग फेंक रहा होता है। लेकिन अभी जो है वो मौसम क्योंकि हवाएं चल रही हैं और अब माहिरीन ने भी 14 सितंबर के बाद मौसम मज़ीद बेहतरी के हवाले से इम्कानात भी जाहिर कर दिए हैं, तो मौसम जो है वो आज कुछ बेहतर महसूस किया जा रहा है, ये कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा। और मौजूदा दर्जा हरारत जैसे कि 33 रिकॉर्ड किया जा रहा है, इन 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 26 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री तक जाएगा। हवाओं का सिलसिला मज़ीद तेज़ होने के वाले से इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब शहरी भी काफ़ी ज़्यादा पुरसुकून नज़र आ रहे हैं, मुतमईन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब मौसम का आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर होगा। शहरी अब या मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि अपने काम काज की तरफ रवां भी नज़र आ रहे हैं और जो गर्मी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर हैं उन पर भी काफ़ी ज़्यादा अमल दरामद भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है शहरियों ने अपनी हिफाजत को यकीनी बनाना है, तभी मौसम के रुझान से जो है वो उनको सामना करने में आसानी होगी। और हवा में नमी के तनासब के हवाले से बात करूँ तो हवा में नमी का तनासब 77% है, जबकि हवा की रफ्तार 15 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और माहिरीन की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि जैसे जैसे दिन का आगाज़ हो रहा है हवाओं का सिलसिला मज़ीद तेज़ होगा। ठीक है, थैंक यू कोमल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौसम की सूरत हाल बताई। इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचा है। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।